श्रीनिवास दास रचना परीक्षा गुरु प्रकरण 28 फूट का काला मुंह। फूट गिये हीरा की बिकानी कनी हाट हाट, काहू घाट मोल काहू बाढ़ मोल को लयो। टूट गई लंका फूट मिलियो जो विभीषण है, रावण समेत बंस आसमान को गयो। कहे कवि गंग दुर्योधन सो छत्रधारी, तनक के फूटते गुमान वाको ने गयो। फूटते नर्द उठ जात बाजी, चौपर की आपस के फूटे कहू कौन को भलो भयो। गंग। थोड़ी देर पीछे मुंशी चुन्नीलाल आ पहुंचा, परंतु उसके चेहरे का रंग उड़ रहा था। लाला से उसकी आंखें ऊंची नहीं होती थी। प्रथम तो उसकी सलाह से मदन मोहन का काम बिगड़ा, दूसरे उसके कृतघ्नता पर ब्रजकिशोर ने उसके साथ ऐसा उपकार किया, इसलिए वह संकोच के मारे धरती में समाया जाता था। तुम इतने क्यों लजाते हो? मैं तुमसे ज़रा भी अप्रसन्न नहीं हूँ, बल्कि किसी किसी बात में तो मुझको अपनी ही भूल मालूम होती है। मैं लाला मदन मोहन की हर एक बात पर हद से ज़्यादा जिद करने लगता था, परंतु मेरी वह जिद अनुचित थी। हर एक मनुष्य अपने विचार का आप धनी है। मैं चाहता हूँ कि आगे को ऐसी सूरत ना हो और हम सब एकचित्त होकर रहें, परंतु मैंने तुमको इस समय इस सलाह के लिए नहीं बुलाया था। इस विषय में तो जब तुम्हारी तरफ से चाहना मालूम होगी देखा जाएगा, लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। इस समय तो मुझको तुमसे हीरालाल की नौकरी बाबत सलाह करनी है। यह बहुत दिन से खाली है और मुझको अपने यहाँ इस समय एक मुहर्रिर की ज़रूरत मालूम होती है। तुम कहो तो इन्हें रख लूँ। इसमें मुझसे क्या पूछते हैं, इसके आप मालिक हैं। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे, मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप मेरी मूर्खता पर दृष्टि ना करें, अपने बड़प्पन का विचार रखें। पहली बातों के याद करने से मुझको अत्यंत लज्जा आती। आपने इस समय लाला हीरालाल को नौकर रखकर मुझे मौत किया है। मैं तुमको लज्जित करने के लिए यह बात नहीं कहता। मैंने अपने मन का निज भाव तुमको इसलिए समझा दिया कि तुम मुझे अपना शत्रु ना समझो। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, हिंदुस्तान के सत्यानाश की जड़ प्रारंभ से यही फूट है। इसी के कारण कौरव पांडवों का घोर युद्ध हुआ। इसी के कारण नंद वंश की जड़ उखड़ी। पृथ्वीराज और जयद्रथ की फूट से हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज आया और मुसलमान के राज भी अंत में इसी फूट के कारण गया। 100-125 बरस से लेकर अब तक हिंदुस्तान में कुछ ऐसा अप्रबंध फूट और स्वेच्छाचारी की हवा चली कि बहुधा लोग आपस में कट मरे। साहू जी ने ईस्ट इंडियन कंपनी को देवी कोटे का किला और जिला देकर उसके द्वारा अपने भाई प्रताप सिंह से तंजौर का राज छीन लिया। बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला से अधिकार छीनने के लिए उसके बख्शी मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ अपनी आदि ने कंपनी को दक्षिण कालपी तक की ज़मींदारी 1 करोड़ रुपया नगद और कलकत्ते के अंग्रेज़ों को 50 लाख, फौज को 50 लाख और लोगों को 40 लाख अनुमान देने किए। जब मीर जाफिर सूबेदार हुआ तब उसने अधिकार छीनने के लिए उसकी जवाई कासम अली खां ने कंपनी को बर्दवान, मेदिनीपुर, चटगांव के ज़िले 5 लाख रुपए नगद और काउंसिल वालों को 20 लाख रुपए देने किए। जब कासम अली खां सूबेदार हो गया और महसूल बाबत उसका कंपनी से बिगाड़ हुआ, तब मीर जाफर ने कंपनी को 30 लाख रुपए नगद और 12,000 सवार और 12,000 पैदलों का खर्च देकर फिर अपना अधिकार जमा लिया। उधर अवध का सूबेदार सुजाउल्लौदा कंपनी को 40 लाख रुपए नगद और लड़ाई का खर्च देना करके उसकी फौज रुहेलों पर चढ़ा ले गया। दखन में बालाजी राव पेशवा के मरते ही पेशवाओं के घराने में फूट पड़ी। 2 थोक हो गए, अब तक पंजाब बच रहा है। रणजीत सिंह की उन्नति होती जाती थी, परंतु रणजीत सिंह के मरते ही वहाँ फूट ने ऐसा पांव फैलाए कि पहले सब झगड़ों को मात कर दिया। राजा ध्यान सिंह मंत्री और उसके बेटे हीरा सिंह आदि की स्वार्थपरता, लहना सिंह और अजीत सिंह सिंधा वालों का छल अर्थात कुंवर शेर सिंह और राजा ध्यान सिंह के जी में एक दूसरे की तरफ से संदेह डालकर विरोध बढ़ाना और अंत में दोनों के प्राण लेना। राजकुमार खड़ग सिंह और उसका बेटा नौनिहाल सिंह, राजकुमार शेर सिंह उसका बेटा प्रताप सिंह आदि की अनसमझी से आपस में यह कटमटाकट हुई कि 5 बरस के भीतर भीतर उसके वंश में सिवाय दिलीप सिंह नामक एक बालक के कोई ना रहा। उसका राज भी कंपनी के राज में मिल गया। किसी ने सच कहा, अल्पसार हु बहु तो मिल करे बड़ो सो जोर, जो गज को बंधन करे तृण की निर्मित डोर। इसलिए मैं आपस की फूट को सर्वथा अच्छा नहीं समझता।
तुम मेरे पास से गए थे इसलिए मुझको तुम्हारे कामों पर विशेष दृष्टि रखनी पड़ती थी, परंतु तुम अपने जी में कुछ और ही समझते रहे। खैर, अब इन बातों की चर्चा करने से क्या लाभ है। आप यह क्या कहते हैं? आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका बर्ताव और तरह कैसे समझ सकता था? चुन्नीलाल कहने लगे, आपने बचपन में मेरा पालन किया, मुझको पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, इससे बढ़कर कोई क्या उपकार करेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने मुझसे जो कुछ भला बुरा कहा मेरी भलाई के लिए कहा। क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि दंगा करने से माँ अपने बालक को मारती है, दूसरे से कुछ नहीं कहती। यदि आपको हमारी प्रतिपालन की चिंता मन से न होती तो ऐसे कठिन समय में लाला हीरालाल को घर से बुलाकर क्यों नौकर रखते। भाई, अब तो तुमने वही खुशामद की लच्छेदार बातें छेड़ दी। लाला ब्रजकिशोर ने हंसकर कहा, आपके जी में मेरी तरफ का संदेह हो रहा है, इससे आपको ऐसी ही भ्यासता होता होगा, परंतु इसमें से कौन सी बात आपको खुशामद की मालूम हुई। मनुस्मृति में कहा है, आकृति चेष्टा भाव गति वचन रीति अनुमान, नैन सैन मुख कानती लखमन की रुचि पहचान। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, तुम कहते हो कि आपने जो कुछ भला बुरा कहा मेरी भलाई के लिए कहा, परंतु उस समय तुम यह सर्वथा नहीं समझते थे। तुम्हारे कामों से यह स्पष्ट जाना जाता था कि तुम मेरी बातों से अप्रसन्न हो, और तुम्हारा अप्रसन्न होना अनुचित न था, क्योंकि मेरी बातों से तुम्हारा नुकसान होता था। मुझको इस बात का पीछे विचार आया। मुझको इस समय इन बातों के जताने की ज़रूरत न थी, परंतु मैंने इसलिए जता दी कि मैं भी सच झूठ को पहचानता हूँ। सच्चाई बिना मुझसे सफाई न होगी। आपकी मेरी सफाई क्या है? सफाई और बिगाड़ बराबर वालों में हुआ करता है। आप तो मेरे प्रतिपालक हैं, आपकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूँ? मुंशी चुन्नीलाल ने गंभीरता से कहा, यह तो बहानेबाजी की बात है। सफाई के ढंग और ही हुआ करते हैं। मुझको तुम्हारा सब भेद मालूम है, परंतु तुमने अब तक कौन सी बात खुल के कही। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मैं पूछता हूँ कि तुमने मदन मोहन के यहाँ से सिवाय तनख्वाह के और कुछ नहीं लिया, तो तुम्हारे पास 8-10 हज़ार रुपये कहाँ से आएंगे। मिस्टर ब्राइट इत्यादि से तुम जो कमीशन लेते हो उसका हाल मैं उनके मुख से सुन चुका हूँ। तुम्हारी और शमुदयाल की हिस्सा पति का हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है। हरकिशोर और निहाल चंद गली गली तुम्हारी धूल उड़ाते फिरते हैं। मैं नहीं जानता कि जब इसकी चर्चा अदालत तक पहुंचेगी तो तुम्हारे लिए क्या परिणाम होगा। मैंने केवल तुमसे सलाह करने के लिए यह चर्चा छेड़ी थी, परंतु तुम इसके छिपाने में अपनी सब अक्लमंदी खर्च करने लगे, तो मुझको पूछने से क्या प्रयोजन। जो कुछ होना होगा समय पर अपने आप ही होकर रहेगा। आप क्रोध ना करें, मेरे हर काम में आपको अपना मालिक और प्रतिपालक समझ रखा है। मेरी भूल क्षमा करें, मुझको इस समय से अपना सच्चा सेवक समझे। मुंशी चुन्नीलाल ने कुछ डर कर कहा, आप जानते हैं कि कुनबे का बड़ा खर्च है, इसके वास्ते मनुष्य को 1000 तरह के झूठ सच बोलने पड़ते हैं। वृंद ने कहा है, उदर भरन के कारणे प्राणी करत इलाज, नाचे बाचे रणभीरे राचे काज अकाज। संसार की यही रीति है। प्रसंग रत्नावली में लिखा है, ज्ञान वृद्ध तप वृद्ध अरु बय के वृद्ध सुजान, धनवान के द्वार को सेवे भृत्य समान। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, तुमको मेरी एकाएक राय पलटने का आश्चर्य होगा, परंतु आश्चर्य ना करो। जिस तरह शतरंज में एक चाल चलने से बाजी का नक्शा पलटता जाता है, इसी तरह संसार में हर एक बात के कामकाज की रीति भांति बदलती रहती है। अब तक यह समझता था कि मुझको मदन मोहन से अवश्य इंसाफ मिलेगा, परंतु वह समय निकल गया। अब मैं फ़ायदा उठाऊं या ना उठाऊं, मदन मोहन को फ़ायदा पहुंचाना सहज नहीं। मेरा हाल तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं केवल अपनी हिम्मत के सहारे सब तरह का दुख झेल रहा हूँ, परंतु मेरे कर्तव्य काम मुझको ज़रा भी नहीं उभरने देते। कहते हैं कि अत्यंत विपत्ति काल में महर्षि विश्वामित्र ने भी चंडाल के घर से कुत्ते का मांस चुराया था। फिर मैं क्या करूं? कुछ ना करूं, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। समय बीते पीछे आप इन बातों की याद करते हैं। अब तो जो होना था हो चुका। यदि आप पहले इन बातों को विचार करते तो केवल आपको ही नहीं, आपके कारण हम लोगों को भी बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता। तुम अपने फायदे के लिए तो वृथा खेद करते हो, लाला ब्रजकिशोर ने हंसकर जवाब दिया। अलबत्ता मैं मदन मोहन से साफ जवाब पाए बिना कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझको प्रतिज्ञा भंग करना मंजूर न था। क्या तुमको मेरी तरफ से अब तक कुछ संदेह है? जी नहीं, आपकी तरफ का तो मुझको कुछ संदेह नहीं, परंतु इतना ही विचार है कि खल में से तेल आप किस तरह निकालेंगे। मुंशी चूल्हेलाल जी ने संदेह करके कहा, इसकी चिंता नहीं, ऐसे काम के लिए लोग
यह समय बहुत अच्छा समझते। बहुत अच्छा। अब मैं जाता हूँ, परंतु मुझे चुन्नीलाल कहते कहते रुक गए। परंतु क्या? स्पष्ट कहो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन का संदेह अभी तक गया नहीं। तुम्हारी 1000 बार राजी हो तो तुम सफाई करो, नहीं तो ना करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कौन सा काम अटक रहा है? मेरा कौन सा काम अटक रहा? तुम अपना नफा नुकसान आप समझ सकते हो। आप अप्रसन्न ना हो। मुझको आप पर पूरा भरोसा है। मैं इस कठिन समय में केवल आप पर अपने निस्तार का आधार समझता हूँ। मेरी लायकी नालायकी मेरे कामों से आपको मालूम हो जाएगी, परंतु मेरी इतनी ही विनती है कि आप भी ज़रा नरम ही रहे। इनकी बातों में बढ़ावा देकर इनसे सब तरह का काम ले सकते, परंतु इन पर एतराज़ करने से यह चिढ़ जाते। कल के झगड़े के कारण आज के तगाजे का संदेह इनको आप पर हुआ है, परंतु अब मैं जाते ही मिटा दूंगा। मुंशी चुन्नीलाल ने बात पलट कर कहा और उठकर जाने लगा। तुम किया चाहोगे तो सफाई होनी कौन कठिन है वृंद। प्रेरक ही ते होत है कारज सिद्ध निदान। चढ़े धनुष हो ना चले बिना चलाए बाण। सुजन बीच पर दुहन को हरत कलह रसपूर। करत देहरी दीप जो घर आंगन तम दूर। यह कहकर लाला ब्रजकिशोर ने चुन्नीलाल को रुखसत किया। चुन्नीलाल के चित्त पर ब्रजकिशोर की कहन और हीलालाल की नौकरी से बड़ा असर हुआ था, परंतु अब तक ब्रजकिशोर की तरफ से उसका मन पूरा साफ न था। यह बातें ब्रजकिशोर के स्वभाव से इतनी उल्टी थी कि ब्रजकिशोर के इतने समझाने पर भी चुन्नीलाल के का मन न भरा। वह संदेह के झूले में झोंटे खा रहा था और बड़ा विचार कर उसने ये युक्ति सोची थी कि कुछ दिन दोनों को दम में रखूं। ब्रजकिशोर को मदन मोहन की सफाई की उम्मीद पर ललचाता रहूं और इस काम की कठिनाई दिखा दिखा कर अपना उपकार जताता रहूं। मदन मोहन को अदालत के मुकदमों में ब्रजकिशोर से मदद लेने की पट्टी पढ़ाऊं, पर बेपरवाही जताने के बहाने से दोनों में परस्पर काम की बात खुलकर न होने दूं, जिससे दोनों का मिलाप होता रहे। उनके चित्त को धैर्य मिलने लिए सफाई का आसार शिष्टाचार की बातें दिन दिन बढ़ती जाए, परंतु चित्त की सफाई न होने पाए और दोनों की कुंजी मेरे हाथ में रहे। ब्रजकिशोर चुन्नीलाल की मुखचर्या से उसके मन की धुकड़ धुकड़ पहचानता था, इसलिए उसने जाती बार हीरालाल के भेजने की ताकीद कर दी। वह जानता है कि हीरालाल बेरोजगारी से तंग है। हीरालाल चुन्नीलाल का भाई। वह अपने स्वार्थ से चुन्नीलाल को सच्ची सफाई के लिए विवश करेगा और उसकी जिद के आगे चुन्नीलाल की कुछ न चलेगी। निदान ऐसा ही हुआ। हीरालाल ने ब्रजकिशोर की सावधानी दिखाकर चुन्नीलाल को बनावट के विचार से अलग रखा। ब्रजकिशोर की प्रामाणिकता दिखाकर उसे ब्रजकिशोर से सफाई रखने के वास्ते पक्का किया। मदन मोहन के काम बिगड़ने की सूरत बताकर आगे को ब्रजकिशोर का ठिकाना बनाने की सलाह दी और समझाकर कहा कि एक ठिकाने पर बैठे हुए 10 ठिकाने हाथ आ सकते हैं। जैसे एक दिया जलता हो तो उससे 10 दिए जल सकते हैं, परंतु जब यह ठिकाना जाता रहेगा तो कहीं ठिकाना ना लगेगा। अदालत में मदन मोहन पर नालिश होने से चुन्नीलाल के भेद खुलने का भय दिखाया और अंत में ब्रजकिशोर से चुन्नीलाल ने सच्ची सफाई न की तो हीरालाल की चोरी साबित करने की धमकी दी और इन बातों से परवश होकर चुन्नीलाल को ब्रजकिशोर से मन की सफाई करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ी। यहाँ पे हमें ब्रजकिशोर की होशियारी साफ साफ नज़र आती है कि कैसे उसने समय के अनुसार सारी परिस्थितियों को देखकर उसके बाद किसी सिचुएशन पे एक्ट किया। परंतु आज ब्रजकिशोर की वह सफाई और सच्चाई कहाँ है? हर किशोर का कहना इस समय क्या झूठ है? इसके आचरण से इसको धर्मात्मा कौन बता सकता है? और जब ऐसे खरतल मनुष्य का अंत में यह भेद खुला तो संसार में धर्मात्मा किसको कह सकते हैं? काम क्रोध लोभ मोह का बेग कौन रोक सकता है? परंतु ठहरो, जिस मनुष्य की ज़ाहिरी बर्ताव पर हम इतना धोखा खा गए कि सवेरे तक उसको मदन मोहन का सच्चा मित्र समझते रहे, हर जगह उसकी सावधानी योग्यता चित्त की सफाई और धर्म प्रवृत्ति की बड़ाई करते रहे, उसके चित्त में और कितनी बातें गुप्त होंगी, यह बात सिवाय परमेश्वर के कौन जान सकता है? और निश्चय जाने बिना हम लोगों को पक्की राय रखने लगाने का क्या अधिकार है? प्रकरण 29 बातचीत। सीखियो धन धान सब काम के सुधारी वेको। सीखियो अभिराम बाम राखत हुजूर में। सीखियो
सरा जाम गढ़कोट के गिराए बेको, सीखियो शमशेर बांधी काटी अरी उर्मे, सीखियो गुलचंत्र मंत्र तंत्र हु की बात, सीखियो पिंगल पुराण सीख वो बह्यो जात कुरमे, कहे कृपाराम सब सीख बो गयो निकाम, एक बोल वो न सीखियो गयो धुर में। श्रृंगार संग्रह। आज तो मुझसे एक बड़ी भूल हुई। मुंशी चुन्नीलाल ने लाला मदन मोहन के पास पहुंचते ही कहा, मैं समझता था कि यह सब बखेड़ा लाला ब्रजकिशोर ने उठाया है, परंतु वह तो इससे बिल्कुल अलग निकले। यह सब करतूत तो हरकिशोर की थी। क्या आपने लाला ब्रजकिशोर के नाम चिट्ठी भेज दी? हाँ, चिट्ठी तो मैं भेज चुका, मदन मोहन ने जवाब दिया। यह बड़ी बुरी बात हुई। जब एक निरपराधी को अपराधी समझकर दंड दिया जाएगा तो उसके चित्त को कितना दुख होगा। मुंशी चुन्नीलाल ने दया करके कहा, फिर क्या करें? जो तीर हाथ से छूट चुका है वह लौट नहीं सकता। लाला मदन मोहन ने जवाब दिया। निसंदेह नहीं आ सकता, परंतु जहाँ तक हो सके उसका बदला देना चाहिए। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगा, कहते हैं कि महाराज दशरथ ने धोखे से श्रवण के तीर मारा, परंतु अपनी भूल जानते ही बड़े पछतावे के साथ उसे अपना अपराध क्षमा कराया, उसे उठाकर उसके माता पिता के पास पहुंचाया, उनको सब तरह धैर्य दिया, उनका शाप प्रसन्नता से अपने सर चढ़ा दिया। ब्रजकिशोर की यह भूल हो या ना हो, परंतु उसने पहले जो ढिठाई की है वह कुछ कम नहीं है। गई बला को फिर से घर में बुलाना अच्छा नहीं मालूम होता। जो कुछ हुआ सो हुआ, चलो अब चुप हो रहो। मास्टर शंभुदयाल ने कहा, इस समय ब्रजकिशोर से मेल करना केवल उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं है, बल्कि उससे अदालत में बहुत काम निकलने की उम्मीद की जाती है। चुन्नीलाल ने मदन मोहन को स्वार्थ दिखाकर कहा, कल तो तुमने मुझसे कहा था कि उनकी वकालत अपने लिए कुछ उपकारी नहीं हो सकती। मदन मोहन ने याद दिलाया। यह बात सुनकर चुन्नीलाल एक बार ठिठका, परंतु फिर तत्काल संभल कर बोला, वह समय और था, यह समय और है। मामूली मुकदमों का काम हम हर एक वकील से ले सकते, परंतु इस समय तो ब्रजकिशोर के सिवाय हम किसी को अपना विश्वासी नहीं बना सकते। यह तुम्हारी लायकी है, परंतु ब्रजकिशोर का दावा लगे तो वह तुमको घड़ी भर जीता न रहने दे। मास्टर शिमुदयाल ने कहा, मैं अपने निज के संबंध का विचार करके लाला साहब को कच्ची सलाह नहीं दे सकता। चुन्नीलाल खड़े बने। अच्छा, तो अब क्या करें? ब्रजकिशोर को दूसरी चिट्ठी लिख भेजे या यहाँ बुलाकर उनकी खातिर करें? निदान लाला मोहन ने चुन्नीलाल की राह से राह मिलाकर कहा, मेरे निकट तो आपको उनके मकान पर चलना चाहिए और कोई कीमती चीज़ तोहफे में देकर ऐसी प्रीति बढ़ानी चाहिए जिनसे उनके मन में पहली गांठ बिल्कुल न रहे, न और आपके मुकदमों में सच्चे मन से पैरवी करे। ऐसे अवसर पर उदारता से बड़ा काम निकलता है। सादी कहते हैं, द्रव्य दीजिए वीर को तासो दे वह शीस, प्राण बचावेगा सदा बिन पाए बख्शीस। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, लाला साहब को ऐसी क्या गरज पड़ी है जो ब्रजकिशोर के घर जाए और कल जैसे बेइज्जती करके निकाल दिया था आज उसकी खुशामद करता फिरे? मास्टर शिमुदयाल बोले, असल में अपनी भूल है और अपनी भूल पर दूसरे को सताना बहुत अनुचित है। मुंशी चुन्नीलाल संकेत से मास्टर शिमुदयाल को धमकाकर कहने लगे, बैठने उठने और आने जाने की साधारण बातों पर अपनी प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा का आधार समझना, संसार में अपनी बराबर किसी को न गिनना एक तरह का जंगली विचार है। इसकी निःशब्द सादगी और मिलनसारी से रहने को लोग अधिक पसंद करते हैं। लाला ब्रजकिशोर कुछ ऐसे अप्रतिष्ठित नहीं है कि उनके वहाँ जाने से लाला साहब के स्वरूप हानि हो। यह तो सच है, परंतु मैं उनका दुष्ट स्वभाव समझकर इतनी बात कही थी। मास्टर शिमुदयाल चुन्नीलाल का संकेत समझकर बोले, ब्रजकिशोर के मकान पर जाने में मेरी कुछ हानि नहीं, परंतु इतना ही विचार है कि मेल के बदले कहीं अधिक बिगाड़ न हो जाए। मदन मोहन ने कहा, जी नहीं, लाला ब्रजकिशोर ऐसे समझ नहीं है। मैं जानता हूँ कि वह क्रोध से आग हो रहे होंगे तो भी आपके पहुँचते ही पानी हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी में धूप से सताए मनुष्य को छाया अधिक प्यारी होती। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। निदान सबकी सलाह से मदन मोहन और ब्रजकिशोर के यहाँ जाना ठहर गया। चुन्नीलाल ने पहले से खबर भेज दी। ब्रजकिशोर वह खबर सुनकर आप आने को तैयार होते थे। इतने में चुन्नीलाल के साथ लाला मदन मोहन वहाँ पहुँचे। ब्रजकिशोर ने बड़ी उमंग से इनका आदर सत्कार किया। इस छोटी सी बात से मालूम हो सकता है कि लाला मदन मोहन की तबीयत पर चुन्नीलाल का कितना अधिकार था। आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो आप आने को था, लाला ब्रजकिशोर ने कहा। हरकिशोर के धोखे में आज आपके नाम एक चिट्ठी भूल से भेज दी गई थी, इसलिए लाला साहब चलकर यह बात कहने आए हैं कि आप उसका कुछ ख्याल न करें। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, जो बात भूल से हो और वह भूल अंगीकार कर ली जाए तो फिर उसमें ख्याल करने की क्या बात है? और इस छोटे से काम के वास्ते लाला साहब को परिश्रम उठाकर यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? लाला ब्रजकिशोर ने कहा, केवल इतना ही काम न था।
मुझसे कल भी कुछ भूल हो गई थी और मैं उसका भी एवज़ दिया चाहता था। यह कहकर लाला मदन मोहन ने एक बहुमूल्य पॉकेट चेन अपने हाथ से ब्रजकिशोर की घड़ी में लगा दी। जी, यह तो आप मुझको लज्जित करती हैं। मेरा एवज़ तो मुझको आपके मुख से यह बात सुनते ही मिल चुका। मुझको आपके कहने का कभी कुछ रंज नहीं होता। इसके सिवाय मुझे इस अवसर पर आप ही कुछ सेवा करनी चाहिए थी, सो मैं उल्टा आपसे कैसे लूँ? जिस मामले में आप अपनी भूल बताते हैं, केवल आपकी ही भूल नहीं है, आपसे बढ़कर मेरी भूल है। मैं उसके लिए अंतःकरण से क्षमा चाहता हूँ। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मैं हर बात में आपसे अपनी मर्जी मुजिब काम कराने के लिए आग्रह करता था, परंतु मेरी बड़ी भूल थी। वृंद ने सच कहा है, सबको रस में राखिए अंत लीजिए नाही, बिस निकस्यो अति मंथनते रतन करहु माही। मुझको वकालत के कारण बढ़ाकर बात करने की आदत पड़ गई है और मैं कभी कभी अपना मतलब समझाने के लिए हर एक बात इतनी बढ़ाकर कहता चलता हूँ कि सुनने वाला उकता जाता है। मुझको उस अवसर पर जितनी बातें याद आती हैं मैं सब कह डालता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि यह रीति बातचीत के नियमों से विपरीत है और इनका छोड़ना मुझ पर फ़र्ज़ है। बल्कि इन्हें छोड़ने के लिए मैं कुछ कुछ उद्योग भी कर रहा हूँ। क्या बातचीत के भी कुछ नियम हैं? लाला मदन मोहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, इसको बुद्धिमानों ने बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। सुलभा नाम तपस्विनी ने राजा जनक से वचन के यह लक्षण कहे हैं। अर्थ सहित, संशय रहित, पूर्वापर अविरोध, उचित सरल संक्षिप्त पुनि, कहो वचन परिशोध। अर्थ होना चाहिए, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, पहले का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। प्रायः कठिन अक्षर रहित, घृणा अमंगलहीन, उसमें कोई भी मुश्किल शब्द का उपयोग ना हो और किसी भी घृणा सहित या कोई अमंगल बात नहीं कहनी चाहिए। सत्य काम धर्मार्थ युत, शुद्ध नियम आधीन, संभव कूट न अरुचिकर, सरस युक्ति दर्शाए, निष्कारण अक्षर रहित, खंडित हो न लखाए। संसार में देखा जाता है कि कितने ही मनुष्य को थोड़ी सी मामूली बातें याद होती हैं जिन्हें वह अदल बदल कर सदा सुनाया करते हैं, जिससे सुनने वाले थोड़ी देर में उकता जाता है। बातचीत करने की उत्तम रीति यह है कि मनुष्य अपने बातों को मौके से पूरी करके उस पर अपना अपना विचार प्रकट करने के लिए औरों को अवकाश दें। जो अब तक हम ब्रजकिशोर के कैरेक्टर में देख पाए हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोलते जाते अपना विचार देते जाते और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए बीच में वो गैप नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से रचना में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही लंबे लंबे एक तरफ से मोनोलॉग चल रहे हैं। आगे औरों को अवकाश दें और पीछे से कोई नई चर्चा छिड़े और किसी विषय में अपना विचार प्रकट करें तो उसका कारण भी साथ ही समझाता जाए। कोई बात सुनी सुनाई हो तो वह भी स्पष्ट कह दे। हंसी की बातों में भी सच्चाई और गंभीरता का न छोड़े। कोई बात इतनी दूर तक खींच कर न ले जाए जिससे सुनने वाले को थकान मालूम हो। धर्म दया और प्रबंध की बातों में दिल लगी ना करें। दूसरे के मर्म के बातों को दिल लगी में जबान पर न लाए। उचित अवसर पर वाजबी राह से पूछ पूछ कर साधारण बातों का जान लेना कुछ दूषित नहीं है, परंतु टेढ़े और निरर्थक प्रश्न करके लोगों को तंग करना अथवा बकवाद करके औरों के प्राण खा जाना बहुत बुरी आदत है। बातचीत करने की तारीफ यह है कि सबका स्वभाव पहचान कर इस ढंग से बात कहें जिसमें सब सुनने वाले प्रसन्न रहे। जची हुई बात कहना मधुर भाषण से बहुत बढ़कर है, खासकर जहाँ मामले की बात करनी हो। शब्द विन्यास के बदले सोच विचार कर बातचीत करना सदैव अच्छा समझा जाता और सवाल जवाब बिना मेरी तरह लगातार बात कहते चले जाना कहने वाले की सुस्ती और अयोग्यता प्रकट करता है। इस तरह असल मतलब पर आने के लिए बहुत सी भूमिकाओं से सुने वाले का जी घबराता है, परंतु थोड़ी सी भूमिका बिना भी बात का रंग नहीं जमता। इसलिए अब मैं बहुत सी भूमिकाओं के बदले आपसे प्रयोजन मात्र कहता हूँ कि आप गई बीती बातों का कुछ ख्याल न करें। जो कुछ भी ख्याल होता तो लाला साहब इस तरह उठकर क्यों चले आते। अब तो सबका आधार आपकी कारगुजारी पर है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। ब्रजकिशोर प्रेम विवश होकर बोले। देखो हरकिशोर ने कैसा नीचपन किया है। मदन मोहन ने आंसू भरकर कहा। इससे बढ़कर और क्या नीचपन होगा। ब्रजकिशोर कहने लगे। मैंने कल उसके लिए आपको समझाया था, इसमें मैं बहुत लज्जित हूँ। मुझको उस समय तक उसकी यह गुण मालूम न थे। अब अफवाह किसी तरह झूठ हो जाए तो मैं उसे मज़ा दिखाऊं। निस्संदेह
आपकी तरह से ऐसी ही उम्मीद है। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा? लाला मदन मोहन ने करुणा से कहा। इस समय सबसे पहले अदालत की जवाबदेही का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि मुकदमों की तारीखें बहुत पास पास लगी हैं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। अच्छा, आप अपना कागज़ तैयार कराने के वास्ते 3-4 गुमाश्ते तत्काल बढ़ा दे और अदालत की कार्रवाई के वास्ते मेरे नाम एक मुख्तियारनामा लिखते जाए। बस फिर मैं समझ लूँगा, लाला ब्रजकिशोर ने कहा। निदान लाला मदन मोहन ब्रजकिशोर के नाम मुख्तियारनामा लिखकर अपने मकान को रवाना हुए। प्रकरण 30। नैराश्य नाउमीदी। फलहीन महीरुह को खगवृंद तजे बन को मृग भस्म भये, मकरंद पिए अरविंद मिलंद तजे रस सारस सुख गए, धनहीन मनुष्य तजे गणिका, नृप को सठ सेवक राज हुए, बिन स्वार्थ कौन सखा जग में, सब कारज के हितमीत भय। भरथरी। संध्या समय लाला मदन मोहन भोजन करने गए, तब मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल को खुलकर बात करने का अवकाश मिला। वह दोनों धीरे धीरे बतलाने लगे। मेरे निकट तुमने ब्रजकिशोर से मेल करने में कुछ बुद्धिमानी नहीं की। पैरी के हाथ में अधिकार देकर कोई अपनी रक्षा कर सकता है? मास्टर शंभुदयाल ने कहा। क्या करूं, इस समय यह युक्ति के सिवाय अपने बचाव का कोई रास्ता न था। लोगों की नालिशें हो चुकी हैं, अपने भेद खुलने का समय आ गया। ब्रजकिशोर सब बातों से भेदी थे, इसलिए मैंने उन्हीं के जिम्मे इन बातों के छिपाने का बोझ डाल दिया है कि वह अपने विपरीत कुछ न कर पाए। मुंशी चुन्नीलाल ने हीरालाल की बात उड़ाकर कहा। परंतु ब्रजकिशोर तुम्हारे भेद खोल देंगे तो तुम कैसे अपना बचाव करोगे? हर काम में आदमी को पहले अपने निकास का पूरा रास्ता सोचना चाहिए। अभिमन्यु की तरह धुन बांधकर चकाबू में घुसे चले जाओगे तो फिर निकलना बहुत कठिन होगा। पतंग उड़ाकर डोर अपने हाथ में न रखोगे तो उसके हाथ लगने की क्या उम्मीद रहेगी? मास्टर शिमुदयाल ने कहा। मैंने अपने निकास की उम्मीद केवल ब्रजकिशोर के विश्वास पर बांधी है, परंतु उनकी दो एक बातों से मुझको अभी संदेह होने लगा। प्रथम तो उन्होंने इस गए बीते समय में मदन मोहन से मेल करने में क्या फायदा बिचारा है, और मेहनताने के लालच से मेल किया भी था तो ऐसी जल्दी कागज तैयार कराने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूँ कि वह नालिश करने वालों से जवाबदेही करने के वास्ते यह उपाय करते होंगे, परंतु जब वह जवाबदेही करेंगे तो नालिश करने वालों की तरफ से हमारा भेद अपने आप खुल जाएगा, तो जिस बात को हम दूर फेंका चाहते हैं वही पास आ जाएगी। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। वकीलों के यही तो पेच होते हैं। जिस बात को वह अपनी तरफ से नहीं कहा चाहते, उल्टे सीधे सवाल करके दूसरों के मुख से कहा लेते हैं, और आप भले के भले बने रहते हैं। विचारो तो सही, हमने ब्रजकिशोर के साथ कौन सी भलाई की जो वो हमारे साथ भलाई करेगा? वकीलों के ढंग बड़े पेचीदा होते हैं। वे एक मुकदमे में तुम्हारे वकील बनते हैं तो दूसरे में तुम्हारे बैरी के वकील बन जाते हैं, परंतु अपना मतलब किसी तरह नहीं जाने देते। सच है, इस काम में लाला ब्रजकिशोर की चाल पर अवश्य संदेह होता है, परंतु क्या करें? अपने वकील न करेंगे तो वह प्रतिपक्षी के वकील हो जाएंगे और अपना भेद खोलने में किसी तरह की कसर न रखेंगे। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे। असल तो यह है कि अब यहाँ रहने में कुछ मज़ा नहीं रहा। प्रथम तो आगे को कोई बुर्द नहीं दिखाई देती, फिर जिन लोगों से हज़ारों रुपए खाए पिए उन्हीं के सामने होकर विवाद करना पड़ेगा, और जब हम उनसे विवाद करेंगे तो वह हमसे मुलाहजा क्यों रखेंगे, हमारा भेद क्यों छिपावेंगे? कभी कभी हम उनसे लाला साहब के हिसाब में लिखवा कर बहुत सी चीज़ें घर ले गए हैं। इसी तरह उनके यहाँ जमा करवाने के वास्ते लाला साहब जो रुपए ले गए थे वह उनके यहाँ जमा नहीं कराए। ऐसी रकमों की बाबत पहले पहले तो यह विचार था कि इस समय अपना काम चला लें, फिर जहाँ तहाँ पहुँचा देंगे, परंतु पीछे से न तो अपने पास रुपए की समाई हुई, न कोई देखने भालने वाला मिला। बस सब रकमें जहाँ की तहाँ रह गई। अब अदालत में यहाँ भेद खुलेगा तो कैसी आफत आवेगी, और हम लाला साहब की तरफ से विवाद करेंगे तो यह भेद कैसे छिप सकेगा? क्या करें? कोई सीधा रास्ता नहीं दिखाई देता। यदि ऐसे ही पाप करके लोग बच जाया करते तो संसार में पाप पुण्य का विचार काहे को रहता? मुझको अब सीधा रास्ता यही दिखाई देता है कि जो हाथ लगे सो लिवाकर यहाँ से रफू चक्कर हो। ब्रजकिशोर तुम्हारे भाग्य से इस समय आफंसा है, इसके सिर मुफ्त का छप्पर रखकर अलग हो बैठो। मास्टर शिमुदयाल कहने लगे। जिस तरह अलिफ लैला में अबुल हसन और शमसुल हनार के परस्पर प्रेम विवश हुए पीछे बखेड़ा उठने की सूरत मालूम हुई, तब उनका मध्यस्थ एवं तायर उनको छिटाकर अलग हो बैठा।
आउट एक जोहरी ने मुफ्त में वह आफत अपने सर लेकर अपने आप को जंजाल में फंसा दिया। इसी तरह इस समय तुम्हारे और ब्रजकिशोर की दशा है। ब्रजकिशोर को काम सौंप कर तुम इस समय अलग हो जाओ तो सब बदनामी का ठिकरा ब्रजकिशोर के सर फूटेगा और दूध मलाई चखने वाले तुम रहोगे। यह तो बड़े मज़े की बात है। ब्रजकिशोर पर तो हम यह बोझ डालेंगे कि तुम्हारे लिए हम अलग होते हैं, पीछे से हमारा भेद ना खुलने पाए। लेनदारों से यह कहेंगे कि तुम्हारे वास्ते लाला साहब से हमारी तकरार हो गई, उन्होंने हमारा कहा नहीं माना, अब तुम भी कहीं हमको धोखा न देना, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। तो अब जब इन लोगों ने देखा कि यहाँ इनकी दाल नहीं पकेगी, तो अब ये इसको धोखा दे के यहाँ से रफू चक्कर होने की फिराक में है।